आज हम पढ़ेंगे NIOS की बुक 12th क्लास की, जिसका कोड है 318, अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स। और इसके हम थर्ड चैप्टर को यहाँ डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास। अब हम आर्थिक समृद्धि के बारे में पढ़ते हैं, उसकी परिभाषा के बारे में जानेंगे। आर्थिक समृद्धि वह स्थिति है जिसके द्वारा किसी देश की प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में एक लंबे समय में वृद्धि होती है। इसमें वृद्धि होने के दो प्रकार हैं: वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतें स्थिर होने पर इनके उत्पादन में वृद्धि होना, और सेकंड है वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन स्थिर होने पर इनकी कीमतों का बढ़ना। अन्य शब्दों में आर्थिक समृद्धि एक देश के लोगों की प्रति व्यक्ति उत्पादन में निरंतर जारी रहने वाली वृद्धि की प्रक्रिया है। तो उसमें हमने क्या पढ़ा कि आर्थिक समृद्धि कौन सी स्थिति है जिसके द्वारा किसी देश की प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में एक लंबे समय वृद्धि होती है। यानी कि जो आय वो कमा रहा था, जितना सामान वो पहले खरीद पा रहा था, अब वो ज़्यादा उसकी इनकम, वास्तविक इनकम ज़्यादा बढ़ गई है। वास्तविक इनकम तब कब बढ़ती है? जब महंगाई कम हो जाती है। जब महंगाई कम होगी तो किसी भी व्यक्ति की वास्तविक आय ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिससे वो ज़्यादा चीज़ें खरीद पाएगा। फिर हम पढ़ेंगे आर्थिक विकास के बारे में। आर्थिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ साथ आय तथा धन की असमानता, निर्धनता, निरक्षरता तथा बीमारी में कमी होती है। तो आर्थिक विकास की प्रक्रिया क्या है? जिसके फलस्वरूप क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है, साथ साथ आय में भी वृद्धि होती है। आय में और धन में की असमानता, निर्धनता, निरक्षरता तथा बीमारी में कमी होती नजर आती है। तो कुल मिला के बात क्या है कि आर्थिक विकास का मतलब क्या है? व्यक्ति की आय में वृद्धि होना और निर्धनता, निरक्षरता, बीमारी की जैसी स्थिति में कमी का होना। इसके द्वारा देश के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए उचित कदम उठाए जाते हैं। अब सरकार ऐसे कदम को उठाती है जिससे देश का विकास हो जाए। अन्य शब्दों में आर्थिक विकास से अभिप्राय आर्थिक कल्याण में होने वाली वृद्धि से है। आर्थिक विकास से क्या अभिप्राय है? आर्थिक कल्याण में वृद्धि होने से ही है आर्थिक विकास का मतलब। अब हम आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि के बीच में अंतर को जानेंगे। आर्थिक समृद्धि के बारे में पहले लिख लेते हैं हम, या इसमें है पहला पॉइंट, किसी देश के प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि आर्थिक समृद्धि कहलाती है। और सेकंड पॉइंट है आर्थिक समृद्धि केवल उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का परिणाम बताती है। तीसरा है सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP किसी देश के वस्तुओं व सेवाओं का मौद्रिक मूल्य माना जाता है। फोर्थ पॉइंट है इसका प्रयोग विकसित देशों के लिए किया जाता है। तो आर्थिक समृद्धि के 4 पॉइंट हैं। इसमें मेन पॉइंट इसमें दिखाई दे रहा है कि विकसित देशों के लिए आर्थिक समृद्धि की जाती है। प्रयोग कौन करते हैं आर्थिक समृद्धि का? विकसित देश। और हमने क्या पढ़ा? किसी देश के प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होना आर्थिक समृद्धि कहलाएगी। प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होना आर्थिक समृद्धि कहलाती है। और उत्पादित वस्तुओं सेवाओं का परिणाम भी बताती है आर्थिक समृद्धि। क्या बताती है? उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का परिणाम बताती है। सकल घरेलू उत्पाद किसी देश की वस्तुओं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य भी माना जाता है। फिर है आर्थिक विकास के बारे में पढ़ते हैं हम। पहला पॉइंट है जो वृद्धि देशों, क्षेत्रों या व्यक्तियों में देखी जाती है उसे आर्थिक विकास की संज्ञा दी जाती है। जो वृद्धि किस में देखी जा रही है? देशों में, क्षेत्रों में और व्यक्तियों में देखी जाती है, उसे आर्थिक विकास की संज्ञा दी जाती है, यानी कि इसको आर्थिक विकास कहा जाता है। सेकंड पॉइंट है वह सभी प्रयत्न जिससे देश के विकास, व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार होता है, उसे भी आर्थिक विकास कहा जाता है। जब व्यक्तियों के स्थिति में सुधार होता है तब हम उसे आर्थिक विकास कहते हैं। फोर्थ पॉइंट है इससे यह मापा जाता है कि दीर्घकाल में आर्थिक कल्याण में कितनी वृद्धि हुई। इसका प्रयोग अल्पविकसित देशों के लिए किया जाता है। थर्ड पॉइंट क्या है? दीर्घकाल में आर्थिक कल्याण में कितनी वृद्धि हुई, तो यह आर्थिक विकास का सूचक है। फोर्थ पॉइंट है इसका प्रयोग अल्पविकसित देशों के लिए किया जाता है। अल्पविकसित देश वो होते हैं जिनका विकास होना अभी भी बहुत ज़्यादा बाकी है।
हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अगर एग्जाम में आर्थिक समृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक तो आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं। पहला पॉइंट है आधारिक ढांचा। आधारिक ढांचे के विकास से अभिप्राय देश में यातायात, संचार, बैंक एवं बीमा के विकास से है। यदि आधारिक ढांचा ठीक होगा तभी देश का विकास होगा। जैसे यदि किसी देश में यातायात की सुविधा अच्छी होती है तो उस देश में वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंचाया जा सकता है। साथ ही बैंक तथा बीमा जन कल्याण में सहायक सिद्ध होंगे। तो आधारिक ढांचा का मतलब होता है यातायात यानी कि सड़कें वड़कें बनवाना, संचार के माध्यम, बैंक, बीमा से है। अगर इनमें सुधार होगा तब तो इसको हम आर्थिक विकास में डाल सकते हैं। सेकंड पॉइंट है श्रम की उत्पादकता में बढ़ोतरी। देश में पूंजी निर्माण को ज़्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए क्योंकि पूंजी निर्माण आर्थिक विकास में सहायक है। पूंजी निर्माण करने से श्रम की उत्पादकता में वृद्धि होगी। साथ ही बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध हो जाता है। साथ ही श्रम की उत्पादकता में वृद्धि देश में सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होती है, जिससे पूंजी निर्माण में वृद्धि होगी और देश में लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। और अगर श्रम की उत्पादकता में वृद्धि होती है, ज़्यादा लेबर्स होते हैं तो सकल घरेलू उत्पाद बढ़ जाता है, यानी कि देश का प्रोडक्शन, देश का उत्पादन बढ़ जाता है। हमारा तीसरा पॉइंट है प्राकृतिक संसाधन। आर्थिक विकास के लिए प्राकृतिक संसाधन अधिक उपयोगी है। यदि किसी देश के पास प्राकृतिक संसाधन की बहुतायत हो तो वह देश अपनी कार्यशक्ति द्वारा विकसित हो सकता है और ना होने पर अविकसित भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी देश के पास प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध है, अगर वो उसको प्रयोग करेगा तो वो विकसित हो सकता है। अगर वो उन संसाधनों का प्रयोग नहीं करता तो अल्प विकसित में भी जा सकता है। इसलिए अधिक से अधिक देश अपने को विकसित कर बनाने हेतु प्राकृतिक संसाधनों का शोधन करने के लिए लगे रहते हैं। इसलिए लोग क्या करते हैं, हर देश की सरकार क्या करती है, उसका प्रयोग करने लग जाती है प्राकृतिक संसाधनों का। जैसे कि मेन प्राकृतिक संसाधनों में आता है पेड़, कोयला, ये सारी चीज़ें। तो ये जब इनका प्रयोग होता है तब ये और ज़्यादा विकसित हो जाते हैं, क्योंकि यही एक ऐसी स्थिति है जिसके परिणाम स्वरूप कोई भी देश अपने को एक अच्छी आर्थिक स्थिति प्राप्त कर सकता है और जिसके कारण लोग एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। जब प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग किया जाएगा तब देश का विकास जल्दी से जल्दी होगा और लोग अपना अच्छा जीवन स्तर जी सकेंगे। फोर्थ पॉइंट है तकनीकी विकास। यदि कोई देश नई मशीनों का उपयोग करता है तो विकास की ओर अग्रसर होगा और यदि कोई देश पुरानी तकनीकों का उपयोग करता है तो उस देश को विकास बड़ी कठिनाई द्वारा होगा। इसलिए अधिकतर देश नई नई तकनीकों का प्रयोग करने के लिए तत्पर रहते हैं ताकि वह उन नई तकनीकों का प्रयोग करके वस्तुओं तथा उत्पादन बढ़ाकर उचित लाभ कमा सके, साथ ही श्रम तथा समय बचा सकें। हर कोई देश चाहता है अच्छी से अच्छी टेक्निक आ जाए, यानी कि तकनीक आ जाए, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं का उत्पादन कर सके। जब ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं का उत्पादन होगा तब उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ज़्यादा लाभ मिलेगा। अब हमारा टॉपिक है धारणीय विकास। धारणीय विकास से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें यह कहा गया है कि हमारी वर्तमान पीढ़ी प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार से करे कि हमारी आने वाली पीढ़ी भी उसका प्रयोग कर सके, यानी कि उपभोग कर सके। जैसे कि हमें पेट्रोल का कम उपयोग करना चाहिए, क्योंकि अगर हम अंधाधुंध पेट्रोल का प्रयोग करेंगे तब वो हमारे आने वाली भावी पीढ़ी के लिए नहीं बचेगा। इसलिए हमें पेट्रोल का सही से प्रयोग करना चाहिए। धारणीय विकास इसे ही कहते हैं, यानी कि संसाधनों का इस प्रकार से प्रयोग किया जा सके ताकि हमारे आने वाली भावी पीढ़ी उसको प्रयोग कर सके। जैसे कि और हमें क्या करना चाहिए, जब रेड लाइट होती है तो हमें वो अपनी गाड़ी बंद कर देनी चाहिए। आपने ऐसा देखा भी होगा टीवी में, जिससे क्या होगा, प्राकृतिक संसाधन सेफ होंगे और हम इसको ही धारणीय विकास कहते हैं। धारणीय विकास की विशेषता क्या होती हैं? पहला पॉइंट है खनिज पदार्थों के लिए कोयला, सोना, चांदी, पेट्रोल आदि का खनन नहीं किया जाना चाहिए। सेकंड पॉइंट है धारणीय विकास के अनुसार संसाधन जो प्रकृति से संबंधित होते हैं उनका कुशलतम उपयोग किया जाए, उनका शोधन ना किया जाए, यानी कि संसाधन का प्रयोग तो किया जाए पर ठीक प्रकार से किया जाए, उनका
अंधाधुंध प्रयोग ना किया जाए, यानी कि शोधन ना किया जाए। लोक संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार से न करें कि हमारी आने वाली भावी पीढ़ियाँ इसका लाभ ना उठा पाए। हमने पहले ही पढ़ा है कि संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार से नहीं करना चाहिए कि हमारी आने वाली भावी पीढ़ी इसका प्रयोग ना कर सके। फोर्थ है, सरकार को ऐसे कार्यों जो प्रदूषण फैलाते हैं पर रोक लगानी चाहिए। साथ ही सीएनजी को प्रयोग बढ़ाना चाहिए। हमें पता है लगभग सन 2000 से पहले पेट्रोल ज़्यादा प्रयोग होता था, सीएनजी का नामो निशान नहीं था। पर कांग्रेस सरकार द्वारा जब सीएनजी का प्रयोग किया गया तब दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन का स्तर बहुत कम हुआ। इसलिए हर प्रत्येक राज्य को, प्रत्येक देश को सीएनजी का प्रयोग करना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है, इसका प्रयोग अल्प विकसित तथा विकसित देशों के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? अल्प विकसित देशों के लिए और विकसित देशों के लिए किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं कि धारणीय विकास में वृद्धि के उपाय या रणनीतियाँ क्या होनी चाहिए। पहला पॉइंट है, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों जैसे वायु शक्ति, सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाना चाहिए क्योंकि ये पर्यावरण प्रिय है। किसका प्रयोग किया जाना चाहिए? सौर ऊर्जा का और वायु शक्ति का। सेकंड पॉइंट है, ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा एलपीजी, गोबर गैस तथा शहरी क्षेत्रों में सीएनजी का प्रयोग किया जाना चाहिए। थर्ड पॉइंट है, रासायनिक खादों द्वारा उपलब्ध फल सब्जियां जैविक खादों की तुलना में मनुष्य के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती है, इसलिए फल सब्जियों की पैदावार के लिए जैविक खादों को प्रयोग किया जाना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है, जिन तत्वों के कारण हमारे देश की नदी समुद्र आदि प्रदूषित होते हैं उसे रोकने के लिए सरकार को कठोर कदम उठाना चाहिए। हमें पता है हमारे देश की बहुत सी नदियाँ गंदी हो गई हैं, जैसे कूड़ा डालने से, फैक्ट्रियों द्वारा कूड़ा डालने से, लोगों द्वारा जानवरों को नहलाने से, अस्थियाँ बहाने से, ये सारी चीज़ें। इसलिए हमें नदियों को प्रदूषित होने से रोकना चाहिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI किसे कहते हैं। मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI एक सूचकांक है जिसका उपयोग देशों को मानव विकास के आधार पर आंकने के लिए किया जाता है। इस सूचकांक से इस बात का पता चलता है कि कोई देश विकसित है, विकासशील है अथवा अविकसित है। हमने पढ़ा इसमें कि मानव विकास सूचकांक क्या बताता है कि कोई देश विकसित है या विकासशील या अविकसित। विकसित देश वो देश होते हैं जिनको सारी सुख सुविधाएं, सारी फैसिलिटीज़ मिलती है और वहाँ पर मृत्यु दर बहुत ही कम होती है और जन्म दर भी बहुत कम होती है। विकासशील देश वो होते हैं जिनका विकसित होना अभी बाकी है, जिनकी मृत्यु दर तो कम होती है पर जन्म दर ज़्यादा होती है। और अविकसित देश वो होते हैं जिनके यहाँ बहुत ही कम सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, यानी कि वो अभी विकासशील देश से भी पीछे हैं। मानव विकास सूचकांक जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय संकेतकों का एक समग्र आंकड़ा है जो मानव विकास के 4 स्तरों पर देशों को श्रेणीगत करने में उपयोग किया जाता है। मानव विकास सूचकांक क्या है? जीवन प्रत्याशा के बारे में बताता है, शिक्षा के और प्रति व्यक्ति आय के बारे में कि किसी देश में जीवन प्रत्याशा क्या है, शिक्षा कितनी मिल रही है लोगों को और प्रति व्यक्ति आय कितनी है। जिस देश की जीवन प्रत्याशा, जीवन स्तर एवं जीडीपी प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है उसे उच्च श्रेणी में प्राप्त होती है। जिनमें ये तीनों चीज़ें होती है, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होती है, उन्हें क्या मिलता है? उच्च श्रेणी मिल जाती है कि ये देश अच्छी तरक्की कर रहा है। HDI का विकास पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा किया गया था। इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित किया जाता है। HDI का विकास किसने करा था? अर्थशास्त्री, पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक द्वारा। अब हम मानव विकास सूचकांक को किस तरीके से नापते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे मानव विकास को किस प्रकार मापा जाता है। मानव विकास सूचकांक के 4 चर हैं। जन्म के समय जीवन की प्रत्याशा, व्यक्ष साक्षरता दर और ज्ञान की दिशा का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्राथमिक, द्वितीयक तथा विश्वविद्यालय स्तर का मिश्रित नामांकन और प्रति व्यक्ति वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद।
जो शानदार जीवन स्तर के लिए अनिवार्य संसाधनों का प्रतिनिधित्व कर सके। इस प्रकार मानव विकास सूचकांक न केवल सकल घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर बल्कि देश के मानव विकास को मापने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, लिंग असमानता तथा आय की स्थिर राशि पर भी विचार करता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो 3 योग्यता अर्थात एक दीर्घ और स्वस्थ जीवन बिताना, शिक्षित तथा योग्य होना तथा एक शानदार आर्थिक रहन सहन का स्तर रखना के आधार पर मानव विकास सूचकांक का अनुमान लगाता है। उसकी 2013 में छापी गई अंतिम उपलब्ध मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार 2012 में भारत का सूचकांक 0.554 था, जो विश्व के कुल स्तर में 186 में से 136 था। मानव विकास रिपोर्ट 2012 की तुलना में जो 187 देशों में 134 था। भारत का मानव विकास सूचकांक 1980 से प्रतिवर्ष 1.7% बढ़ गया। इस HDI में जो मानव विकास को मापा है या मापा जाता है वो इस बात पे ही बेस करता है, शिक्षा पर बेस करता है, जो हमने 3 पॉइंट पढ़े थे उन्हीं पर ये बातें बेस होती हैं कि मानव विकास अगर किसी देश का अच्छा है मानव विकास सूचकांक तो वह देश विकसित देशों की श्रेणी में आता है। अब हम पढ़ेंगे अल्पविकसित देशों की सामान्य विशेषताएं क्या होती हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं, अल्पविकसित देश वो देश होते हैं जिनका विकास होना अभी बहुत ज़्यादा बाकी है। तो इसका पहला पॉइंट है प्रति व्यक्ति निम्न आय। अल्पविकसित देशों में प्रति व्यक्ति आय का स्तर बहुत नीचा होता है। क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय का स्तर क्या होता है? निम्न होता है बहुत ज़्यादा। सेकंड पॉइंट है निर्वाह का निम्न स्तर। अल्पविकसित देशों में अधिकतर लोग निर्धनता, कुपोषण, बीमारी, अशिक्षा आदि की स्थिति में रहते हैं। निर्धन जनता को जीवन के मूल आवश्यकताएं जैसे न्यूनतम भोजन, वस्त्र तथा मकान भी आसानी से उपलब्ध नहीं होते। क्या क्या चीज़ पढ़ी हमने? प्रति व्यक्ति आय निम्न होती है, यानी कि वहाँ पर जो उनका फैमिली को चलाने वाला व्यक्ति होता है उनकी आय कम होती है। निर्वाह का निम्न स्तर का मतलब वहाँ पर ज़्यादा कुपोषण के शिकार हो जाते हैं लोग, बीमारी उनको घेर लेती है, निर्धनता उन्हें घेर लेती है। थर्ड पॉइंट है जनसंख्या में तीव्र दर से वृद्धि। अल्प विकसित देशों में जनसंख्या में वृद्धि आर्थिक समृद्धि को निष्प्रभाव कर देती है। अधिक जनसंख्या से अभिप्राय अधिक उपयोग, व्यय तथा उत्पादक गतिविधियों में निम्न निवेश आर्थिक विकास को धीमा कर देता है। अब क्या होता है, वहाँ पर अनपढ़ता के फैलने के कारण लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जन्म देते हैं और वहाँ हॉस्पिटल ना होने के कारण भी वहाँ मृत्यु दर तो होती है पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का ज़्यादा जन्म होता है। फोर्थ पॉइंट है आय का बहुत अधिक असमान वितरण। अल्पविकसित देशों में निर्धन तथा धनी व्यक्तियों में आय की असमानता बहुत अधिक होती है। इसमें क्या होता है कि कोई तो बहुत ही अमीर होता है इन देशों में और कोई बहुत ही गरीब होता है। पांचवा पॉइंट है आम जनता की व्यापक निर्धनता। अल्पविकसित देशों में प्रति व्यक्ति आय का नीचा स्तर तथा इसके वितरण में ऊंचे स्तर की असमानता आम जनता की व्यापक निर्धनता का कारण बनती है। इसमें क्या होता है, अल्पविकसित देशों में प्रति व्यक्ति आय का नीचा स्तर होता है और वितरण में ऊंचे स्तर की असमानता आम जनता की व्यापक निर्धनता का कारण बनती है। जब प्रति व्यक्ति आय कम होगी तो व्यक्ति अपने बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगे, जिससे निर्धनता फैलती है। और हमारा सिक्स्थ पॉइंट है पूंजी निर्माण की नीची दर होती है। अल्पविकसित देशों में बचत की दर काफ़ी नीची होती है और पूंजी निर्माण की दर भी नीची होती है। नेक्स्ट है सातवां पॉइंट तकनीकी पिछड़ापन। अल्पविकसित देशों के अधिकतर क्षेत्रों में बचत की दर नीची होने के कारण आमतौर पर पुरानी उत्पादन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। पुरानी तकनीकों का प्रयोग होगा तो देश वैसे ही पिछड़ा हो जाएगा। लास्ट पॉइंट है आठवां हमारा बेरोजगारी का ऊंचा स्तर। अल्पविकसित देशों में बेरोजगारी का स्तर बहुत ऊंचा होता है क्योंकि पूंजी के अभाव के कारण तथा विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में निम्न स्तर का विकास होने के कारण ये देश बढ़ती हुई श्रम शक्ति की पूर्ति को रोजगार देने में असमर्थ नहीं होते। यहाँ पर बढ़ती हुई जो श्रम शक्ति है में सरकार लोगों को रोजगार देने में असमर्थ रहती है। ये टॉपिक अब इस वीडियो में जितने भी टॉपिक पढ़ाए गए हैं वो ख़त्म होते हैं।
इस वीडियो के अंदर इस थर्ड चैप्टर के जो भी टॉपिक है बहुत मेन टॉपिक है जो हमने क्लियर करे हैं। और अगर आप इन टॉपिक को एक हार्ड कॉपी में पढ़ना चाहते हैं तो मेरी बुक भारतीय अर्थव्यवस्था को अमेज़ॉन, शॉपक्लूज़ और फ्लिपकार्ट पर भी ख़रीद सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक मैंने अपनी ही बुक से बनाए हैं जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था। अमेज़न पे ख़रीदने के लिए आप उस पर सर्च कर सकते हैं SAHUL, शाहुल और जॉन। इससे आप उस बुक को ख़रीद पाएंगे। और इस वीडियो को और लाइक शेयर करना ना भूलें अगर आप और अधिक वीडियो देखना चाहते हैं मेरी तो।